आश्रमवासियों को खुद ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाते थे, क्योंकि जो आश्रम में जैसा खाना बनता है वैसा ही बनता था। और उनको भी जब खाने का होता था, सारे आश्रम वासियों को खाना गांधी जी ही देते थे, जिससे उसकी कोई भी बुराई नहीं कर सकते थे कि खाना कैसा बना है या कैसा नहीं बना है। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को उस दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम भी कर चुके थे, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका थे, बैरिस्ट्री पढ़ने गए थे, तो उस समय उनको जेल भी हो गई थी। और उस जेल में उन्होंने कैदियों के साथ जब भी खाना वाना बनता था तो उनको परोसने का काम वो ही करते थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। ठीक है। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध करके धोते थे। ठीक है। जैसे कि बड़े बड़े बर्तन होते थे, तो जो आश्रम के लोग थे वो कुछ लोग खुद ही एक ग्रुप बना लेते थे, और फिर वो जो भी बड़े बर्तन होते थे वो उनको धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। ठीक है। पहले तो मतलब कई सारे लोग मिलकर के उन बड़े बर्तनों को धोते थे, लेकिन एक दिन गांधी जी ने खुद ने ही ये काम किया। जो बड़े बर्तन थे जिनमें खाना बनाते थे, वो बर्तनों को साफ करने का काम उन्होंने खुद ने किया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, काम करते हैं लेकिन ठीक है, हाँ हमने काम कर दिया, ऐसा काम करते हैं जो किसी को पसंद नहीं आता है। तो गांधी जी ऐसे थे कि इन्होंने देखा कि सारे पतीलों में इस तरह की कालिख लगी हुई है, जब ज्यादा काले हो गए हैं, तो उनको खुद ही हाथ, राख होती है तो उसी से और हाथों से उसको खूब रगड़ रगड़ कर मांजने लगे, उसको साफ करने लगे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने में और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप करके चले गए कि हाँ ठीक है, ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम आप कर लो। तो ये ऐसे करके वो चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था, यानी कि बर्तनों की सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो बिल्कुल चमकदार होने चाहिए। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उनके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांज कर चांदी से चमका सकते थे। ठीक है। तो वहां पर भी जो जेल में थे, तो वहां पर भी वो यही काम करते थे, बर्तनों की सफाई भी किया करते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां के कुछ लोग मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था, यानी कि नया एक आदमी आया था जिसको पता नहीं था उस आश्रम में जो भी थे अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। ठीक है। जो नया इंसान आया था उस आश्रम में, तो उसको पता नहीं था कि भाई ये सोने के बिस्तर उठा करके कहाँ रखने। और जब वो उनको वहीं लपेट कर रख के चला गया, तो वहां पर पूछने गया था उसको रख करके कि भाई अब ये सारे बिस्तरे रखने कहाँ पर हैं। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखे चले जा रहे हैं, यानी कि उनको ये भी जो दिखा था कि भाई बिस्तर यहीं छोड़कर चला गया, लेकिन वो तो अपना जगह पूछने गया था कि कहाँ रखने चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा कि गांधी जी खुद ही उनके बिस्तरों को उठा करके चल दिए। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे, यानी कि थोड़े से कुछ बीमार हो गए थे, अनईजी से फील कर रहे थे, और चक्की का आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए एक अन्य आश्रमवासी की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला।
गांधी को ये बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठाया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। यानी कि लोग बागों ने सारे बर्तन पानी से भर तो दिए, लेकिन गांधी जी का काम अधूरा रह गया था, इसलिए वो उठे। बीमार होने के बाद भी वो उठे और उठ करके कुएं से पानी लेकर आए और वहां पर रखा। तो ये सारे के सारे वहां के जो काम करने वाले लोग थे वो सब देख रहे थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे कि थकान क्या होती है। वो हमेशा काम में लगे रहते थे, इसलिए वो थकते भी नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया। वह मीलों पैदल चल सकते थे, यानी कि पैदल। और आज के टाइम में कोई इंसान पैदल भी नहीं चल सकता। थोड़ी दूर जाने के लिए भी हमें गाड़ी चाहिए, तो सब गाड़ी पर ही जाते हैं। जिससे क्या है, आज उनकी बॉडी भी ऐसे ही थकी हुई है। लेकिन उस समय गांधी जी बहुत ही पैदल चलते थे और पैदल चल करके ही अपना रास्ता कंप्लीट करते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बॉडी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। ठीक है, पास के गांव में जाने के लिए भी वो बिल्कुल पैदल चलते रहे। इसके लिए वे घर में बना हुआ कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म की ओर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। जैसा गांधी जी करते थे वैसे ही वो वहां के जो लोग थे उनका वैसा के वैसे ही उनके साथ करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, यानी तालाब होता खुदा हुआ, उसको भरने का काम चल रहा था, यानी उसको भर रहे थे मिट्टी से, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे, तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। क्योंकि जो लोग काम करके आए थे वो थक गए थे, तो गांधी जी ने उनके लिए पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। एक साथी ने पूछा, आपने इन लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या यही उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? तो गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग मांदे लौटोगे, यानी थके हुए लौटोगे। उस जो तालाब के भराई का काम चल रहा है उसमें सारा मिट्टी डाल डाल के तुम थक गए होंगे, तो तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। यानी कि वो आश्रम में ही रह गए थे और बाकी के लोग वो काम कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए थे। वहां उन्हें भारतीय छात्रों में एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरारा आदमी आकर उनमें शामिल हो गए। और वो कौन थे? गांधी जी। ठीक है, तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरारा आदमी उनके सामने शामिल हो गया। उस तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। ठीक है, बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम का भोज में निमंत्रित
उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। ठीक है, क्योंकि गांधी जी को शर्म नहीं आती थी किसी भी काम में, वो जहां भी जाते वहीं पर अपना काम शुरू कर देते थे। इसलिए तो ये वहां पर गए थे किसी भोज में, तो वहां पर भी जाकर के वो रसोई में उनके साथ काम करवाने लग गए थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि किसके लिए खाना बन रहा, कौन आने वाला है। और वो आए और आकर के उनके साथ ही अपना काम करने लग गए, खाना बनाने में, बर्तन धोने में, इसमें उनका हेल्प कराने लग गए थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। ठीक है, खुद तो करते ही थे, लेकिन दूसरे इंसानों से जब वो काम करवाते थे तो बहुत सख्ती से होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए, सब वेल अरेंज तरीके से होना चाहिए, सारा के सारा काम अच्छा होना चाहिए। लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। ठीक है, इसलिए वो दूसरों के काम में हाथ बटाते थे, क्योंकि उनको फ्री में कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए था, और वो नहीं चाहते थे कि मैं बैठा रहूं और दूसरे लोग मेरे लिए काम करें, इसलिए वो भी उनके साथ ही काम करने लग जाते थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी ने अपने डेरे पर लौटे। ठीक है, एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी अपने डेरे पर लौटे, यानी कि वही अपने आश्रम पर लौटे। तो लौटते लौटते क्या हो गई थी, रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, यानी कि झाड़ू लगा रहे थे। जहां पर वो सोते थे वहां पहले वो सफाई करते थे, उसके बाद में सोते थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी से बुहारी ले ली। बुहारी वो जो छोटी झाड़ू होती है ना, वो। जब गांधी जी गांवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता, तो वो चंद्रमा की रोशनी में ही अपना पूरा जो पत्र था वो पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। उसको बीच में नहीं छोड़ते थे, और ना ही किसी से ये हेल्प लेते थे कि भाई इस लालटेन में वो तेल खत्म हो गया तो इसमें डाल दो। तो वो ऐसा कुछ ऐसा करते नहीं थे, और जो भी अपना पत्र लिखना और जो भी काम कर रहे होते वो चंद्रमा की रोशनी में कंप्लीट करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी भी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। ठीक है, वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते थे, और जो भी काम होता था वो अपने आप कर लेते थे। नौलखी पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे, खाकरा बिल्कुल पतली पतली और बिल्कुल ड्राई रोटी जैसी होती है, और बिल्कुल सख्त होता है, बिल्कुल सूखा रहता है, तो उसको कहते हैं खाकरा। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी, 78। कितने साल के थे गांधी जी? 78। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल ही अनिवार्य होती है। ये नहीं कि किसी के भरोसे छोड़ दिया, वो संभाल लेंगे या कोई संभाल लेंगे, नहीं। तो अपने बच्चों की देखभाल माँ बाप को खुद करनी चाहिए। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल करते थे, खिला पिला और पहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही नहीं था, और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन लेने नहीं देता और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात में उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही वो जेल से छूट करके वहां आए तो उन्होंने उस बच्चे को
यानी कि जो भी काम होगा, उसकी जो देखभाल का काम होगा वो खुद ही करेंगे। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी जी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो वह उसे पिला दे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई होती है, पलंग होता है, पर रात में आराम से सोता रहता था। लेकिन जब वो अपनी माँ के पास रहता तो माँ को बहुत परेशान करता था और रात भर उनको सोने नहीं देता। लेकिन जब से गांधी जी ने उसको अपने पास रखा, उसकी देखभाल करना शुरू की, वो आराम से उनके पलंग पर सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने अपने दुपट्टे पर इस्त्री की, यानी कि प्रेस आयरन जो करते हैं वो, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनका भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने के बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कार्यक्रम के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए। जो टॉयलेट्स होते हैं उनको कहते हैं पाखाने, ठीक है। तो उन्होंने वहां पर टॉयलेट्स भी साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं, उनके जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि ये काम कर सके। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर नहीं हो, यानी कि ऐसा काम जो मैं खुद कर सकता हूँ तो मैं ये काम कर दूंगा। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम से खुशी से किया, ठीक है। उनकी जो नेताजी थे उनके कमीज के बटन टूट गया था तो वो भी उन्होंने लगाया और बाकी की जो भी उनकी सेवा थी वो आराम से उन्होंने अच्छी तरीके से की। जब किसी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे, ठीक है। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा था। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरों बकरियों को धोता यानी कि दूध निकालता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों यानी कि ऊंचे घरों के लोग होते हैं, जो लखपति वगैरह होते हैं, थोड़े अच्छे वाले, जिनके पास काफी पैसा होता है, वो में घरेलू नौकरों को परिवार या आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों को उनके परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान
कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली थी और कहा कि मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता हूँ। यानी कि वो सभी को अपने बराबर समझते हैं और जैसे दूसरे लोग काम करते हैं वैसे ही वो भी उसी तरीके से काम करते हैं और काम को कभी छोटा या बड़ा नहीं मानते हैं। मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन की माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यानी कि उन्होंने जो उनकी सेवा करी थी उसके बदले वो कुछ देने में सक्षम नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। ठीक है, तो यानी कि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी काम करते थे वो खुद अपने लिए करते थे और साथ में दूसरों का काम भी वो कर लेते थे। ठीक है, तो जहां पर वो गए थे वहां पर सभी ने उनकी खूब अच्छी सी सेवा करी, लेकिन जो वहां के नौकर काम कर रहे थे उनको बहुत अच्छे बोल करके गए थे वो कि वो सभी बराबर हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। तो ये थे हमारे गांधी जी, जो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। जो काम उनको आश्रम में मिलता था वो आसानी से कर लेते थे। तो इसके लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पूरा गांधी जी के ऊपर है कि किस तरह उन्होंने जगह जगह पर अपना लोगों के साथ काम किया और एक नौकर की भांति रहे। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ या कोई बड़ा आदमी हूँ, हमेशा अपने आप को नौकर ही समझा था। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको दे देंगे। आज हम ग्रामर का कोई भी चैप्टर इसके साथ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था, इसलिए आप जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको दे देंगे। तो आप इसके जितने सारे के सारे नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है और हिंदी का टोटल वर्क आज तक जितना भी वर्क है वो पूरा की पूरा आपको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, नाउ टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।